हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप हब। हम कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की तैयारी, दैट इज जेडीए जेलो। अभी हमने लास्ट सेक्शन 41 तक कंप्लीट कर लिया है और आज हम सेक्शन 42 को कवर करेंगे। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखना और आपको समझ आएगा कि कैसे हम जो रजिस्ट्रेशन एक्ट को बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से कवर कर रहे हैं। देखिए, अभी हमने जब सेक्शन 40 और 41 पढ़ा था तो हमने पढ़ा था विल से रिलेटेड, अथॉरिटी टू अडॉप्ट से रिलेटेड कि कौन प्रेजेंट कर सकता है सेक्शन 40 में। कि देखिए, वसीयत बन रही है तो उस वसीयत को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कौन पर्सन प्रेजेंट कर सकता है उस वसीयत को। ठीक है, सेक्शन 40 में ये बात की गई थी। सेक्शन 41 में बात की गई थी कि रजिस्ट्रेशन उसका कैसे कैसे होगा। अब यहाँ पर सेक्शन, ये जो पार्ट 9 है, डिपॉजिट ऑफ विल्स, ठीक है, इसमें जो सेक्शन 42 बात करता है कि क्या हम अपनी वसीयत को डिपॉजिट भी करा सकते हैं रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार के सामने। तो देखिए, ये सेक्शन कहता है कि हाँ, कोई भी टेस्टेटर, एनी टेस्टेटर मे डिपॉजिट हिज विल, कोई भी वसीयत करता, ठीक है, जिसको हम टेस्टेटर बोलते हैं, अपनी वसीयत को जमा करा सकता है। डिपॉजिट कैन बी डन, डिपॉजिट क्या है, हो सकता है, ईदर पर्सनली और थ्रू ऑथराइज एजेंट। जैसे मैंने कोई वसीयत बनाई और मैंने उस वसीयत को क्या किया, जो ऑफिसर के सामने, ऑफिसर के ऑफिस में जो है जमा करा दिया कि ये मेरी वसीयत है। मैंने ऐसे से लिख दिया इस वसीयत में कि मेरे मरने के बाद जो है मेरी प्रॉपर्टी इस पर्सन को दे दी जाए। ठीक है, तो मैं अपनी इस विल को बनाकर आपको रजिस्टर, आपके सामने इसको डिपॉजिट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब डिपॉजिट तो हो सकता है विल, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि क्या विल को डिपॉजिट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कौन कर सकता है विल को डिपॉजिट? तो या तो जो टेस्टेटर है खुद कर सकता है या ऑथोराइज एजेंट के थ्रू करवा सकता है। फिर क्वेश्चन ये बन सकता है कि विल इज डिपॉजिट विद रजिस्ट्रार इन सील्ड कवर। आप उसको कैसे डिपॉजिट कराएंगे? तो जो सील्ड कवर से, ठीक है, वसीयत को बंद लिफाफे में रजिस्ट्रेट के पास, रजिस्ट्रार के पास जमा किया जाता है। देखो, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मतलब बहुत इजीएस्ट वे है कि जैसे एक छोटे बच्चे को समझाते हैं हर एक चीज को। क्योंकि अभी अगर कोई फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है तो उसके लिए तो ये सब चीजें बिल्कुल न्यू है। तो कैसे एकदम इट्स लाइक दिस स्पून फीडिंग, कि एक एक छोटी चीजों के साथ समझाना। और मुझे लगता है कि इसी तरीके से पढ़ाना चाहिए। लॉ को अननेसेसरी हमें जो है कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि क्या विल को डिपॉजिट किया जा सकता है? तो बिल्कुल विल को डिपॉजिट कराया जा सकता है रजिस्ट्रार के सामने। कैसे कराया जाएगा? सील कवर में कराया जाएगा। कौन करा सकता है? खुद करा सकता है टेस्टेटर, या फिर जो है ऑथराइज एजेंट है उसके थ्रू करा सकता है। ठीक है, कवर मस्ट कंटेन। अब जब जैसे आपने कोई विल लिखी, उसको लिफाफे में बंद कर दिया, अब जो लिफाफे के ऊपर, ठीक है, मतलब जो कवर है उसके ऊपर आपको क्या लिखना है? टेस्टेटर का नाम लिखा जाएगा। ठीक है, अगर कोई एजेंट है तो वो, इफ एनी, और कोई जो डॉक्यूमेंट है उसका डिस्क्रिप्शन लिखा जाएगा। लिफाफे पर नाम और दस्तावेज का विवरण लिखा होता है। ठीक है, तो सेक्शन 42 किससे रिलेटेड है? विल ऑफ डिपॉजिट इन सील्ड कवर। कौन डिपॉजिट करता है विल को? टेस्टेटर या फिर ऑथराइज्ड एजेंट। फिर हमारा सेक्शन 43, प्रोसीजर क्या होगा ऑन डिपॉजिट। जब आप विल को डिपॉजिट कर रहे हैं उस टाइम पे प्रोसीजर क्या होगा? अब रजिस्ट्रार वेरीफाई करेगा आइडेंटिटी ऑफ रजिस्ट ऑफ टेस्टेटर और एजेंट। अब रजिस्ट्रार क्या करेगा? पहचान की पुष्टि करता है कि जो व्यक्ति लेकर आया है ये विल, क्या ये वही व्यक्ति है? क्या ये उसी व्यक्ति का ऑथराइज्ड एजेंट है जो विल लेकर आया है? ठीक है, तो वो आइडेंटिटी जो है वेरीफाई करेगा। रजिस्ट्रार जो है पहचान की क्या है, पुष्टि करता है। फिर है ही रिकॉर्ड्स डिटेल्स इन रजिस्टर बुक नंबर 5। अब ये एमसीक्यू यहाँ से बनेगा कि जो विल को डिपॉजिट किया जाता है, ठीक है, तो जो विल को डिपॉजिट किया जाता है तो उसकी जो डिटेल्स होती हैं रजिस्ट्रार किस बुक नंबर में करता है? तो जो विल को डिपॉजिट करने जाता है टेस्टेटर, तो जो रजिस्ट्रार होता है जब उसकी आइडेंटिफाई को वेरीफाई कर लेता है तो विल के अंदर जो जो डिटेल्स लिखी होती हैं वो सारी रिकॉर्ड करता है डिटेल्स। ठीक है, बुक नंबर 5 में। ये याद रखना, क्या क्या लिखता है वो डिटेल्स में, किस डेट पे, किस समय, ठीक है, नाम क्या है, वो जो आइडेंटिफाइंग पर्सन है, ये सब चीजें वो विल में जो लिखी होती हैं, डेट, टाइम एंड नेम ऑफ आइडेंटिफाइंग पर्सन, ठीक है, वो जो कवर पे डिटेल्स है वो सब वो है बुक नंबर 5 में लिख देगा। देन सील्ड कवर इज कैप्ट इन फायर प्रूफ बॉक्स। अब जो लिफाफा है उसको फायर प्रूफ बॉक्स में रख दिया जाता है। ठीक है, सेक्शन
43 किससे डील, सेक्शन 43 में जो विल इज रिकॉर्डेड इन किस जो विल को रिकॉर्ड कर रहे हैं आप किस बुक नंबर में कर रहे हैं, बुक नंबर 5 में। ठीक है, विल इज स्टोर्ड इन फायर प्रूफ बॉक्स। इस देखो ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा, इससे बाहर तो क्या ही क्वेश्चन बनेंगे। तो पूरा एस्पेक्ट को हम डील करते जा रहे हैं, किसी भी सेक्शन को स्किप नहीं कर रहे हैं, मैं हर एक सेक्शन को पढ़ा रही हूँ। तो आपको क्या करना है, बस ध्यान से पढ़ना है। बेयर एक्ट है तो साथ में लेके बैठ जाओ और अंडरलाइन करते चलो। इस वीडियो को 2-3 बार जो है लगातार देख लेना, पूरा इतना अच्छा कमांड आ जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट पर कि आपको वैसे ही याद हो जाएंगी चीजें। फिर है विड्रॉल ऑफ बिल, विड्रॉल ऑफ विल, जो आपने डिपॉजिट कराई है विल रजिस्ट्रार के पास, क्या आप उसको वापस भी ले सकते हैं? क्योंकि देखो विल हम क्या है, जिंदा रहते हुए लिखते हैं कि मेरी विल, तो यही होता है ना कि जब हम जिंदा रहते हुए अपनी प्रॉपर्टी के बारे में लिख दे कि ये प्रॉपर्टी जो है मेरी इस पर्सन को मिले मेरे मरने के बाद, वो तो होती है विल। और जब आप अपनी प्रॉपर्टी के बारे में कुछ भी नहीं लिख के जाते हैं और आप ऐसे ही जिसको हम बोलते हैं इंटेस्टेट, ठीक है, और ऐसे ही डेथ हो जाती है तो उसको इंटेस्टेट बोलते हैं, तो उसमें तो फिर इनहेरिट होती है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हम अपनी जो प्रॉपर्टी है अपने बच्चों को ना देना चाहें, किसी और को देना चाहें, तो हमने वसीयत में लिख दी कि मेरे बाद ये, तो जब हमने जिंदा रहते हुए वो विल लिख दी, वसीयत लिख दी, उसके बाद हमने क्या किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन ने ये लिखा कि मेरे मरने के बाद ये विल बी को दे दी जाए, ये प्रॉपर्टी बी को दे दी जाए, और वो विल बना के उसने रजिस्ट्रार के पास डिपॉजिट करा दी। अब क्या होता है, वी को पता चल जाता है तो मेरे नाम पर इन्होंने ये सब चीजें मतलब विल बनाई दी है। अब बी ध्यान नहीं दे रहा है ए पर, अब ए को गुस्सा आया कि अच्छा अभी तो मेरे मतलब अभी तो मैंने विल लिखी थी और ये तो अभी से रंग दिखाने लगा, चलो अपनी विल को विड्रॉ कराते हैं। वापस रजिस्ट्रार के पास जाएगा कि दे दो भाई, जो भी मैंने विल बनाई थी, जो जो नाम लिखे थे, मुझे इसके नाम कुछ नहीं करना है। तो क्या ये जो विल होती है इसको विड्रॉल करा जा सकता है? तो हाँ, टेस्टेटर जो है कैन विड्रॉ विल एनी टाइम, वसीयत करता कभी भी वसीयत वापस ले सकता है। एप्लीकेशन कैन बी पर्सनल और बाय एजेंट, और जो अप्लाई करेगा कि मुझे ये विल जो है विड्रॉ करानी है, तो वो कैसे करेगा? आवेदन स्वयं, ठीक है, या तो स्वयं करेगा या फिर एजेंट के थ्रू, एजेंट द्वारा किया जा सकता है। फिर है रजिस्ट्रार मस्ट वेरीफाई आइडेंटिटी, रजिस्ट्रार क्या है, वो पहचान की पुष्टि करेगा। कभी ऐसा तो नहीं है कि जो ए ने तो विल बनाई थी, बी के पक्ष में बनाई थी, बी के पक्ष में बनाई थी, सी कह रहा है कि अरे बी को वसीयत, बी का नाम कैसे रख दिया वसीयत में, तो मेरा नाम होना चाहिए था। सी आ जाए कि नहीं नहीं मैं तो ए हूं और मुझे अपनी जो है विल है उसको विड्रॉ कराना है, तो वो चेक करेगा कि जो विल ए ने बनाई थी और ये विड्रॉ करने जो आ रहा है वो ए ही व्यक्ति है ना, तो रजिस्ट्रार जो है वेरीफाई करेगा आइडेंटिटी को, रजिस्ट्रार पहचान की क्या करेगा, पुष्टि करेगा। फिर देन सील्ड कवर इज रिटर्न, और लिफाफा जो है वापस दे दिया जाता है। तो सेक्शन 44 किस बारे में है? हु कैन विड्रॉ विल, तो विल को कौन विड्रॉ करा सकता है? तो टेस्टेटर या फिर एजेंट। फिर है सेक्शन 45 आफ्टर डेथ ऑफ टेस्टेटर। अब क्या हुआ, विल को डिपॉजिट करा दिया, ठीक है, अगर विल विड्रॉ करनी थी तब तो कोई बात नहीं है, फिर तो विल को जब विड्रॉ हो गई तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं। लेकिन अब क्या है, जो विल डिपॉजिट करा दी है, अब टेस्टेटर की हो जाती है डेथ। ऐसे केस में क्या होगा, अब जैसे ही टेस्टेटर की डेथ हो गई, वसीयतकर्ता की मृत्यु हो गई, अब रजिस्ट्रार जो है सील कवर खोलेगा, ठीक है, रजिस्ट्रार क्या है, अब लिफाफा खोलेगा, और ओनली इफ डेथ इज प्रूव्ड, ठीक है, केवल मृत्यु साबित होने पर ही क्या होगा, विल इज कॉपीड इनटू बुक नंबर 3। अब बुक नंबर 5 में तो उसने ओरिजिनल वाली जो विल थी उसकी डिटेल्स लिखी थी, अब वो क्या करेगा, जो वसीयत है उसको बुक नंबर 3 में क्या है, कॉपी की जाती है। अब पूरी विल को कॉपी करेगा बुक नंबर 3 में, ये याद रखना, विल को कॉपी किया जाता है बुक नंबर 3 में, और बुक नंबर 5 में जो विल होती है उसकी डिटेल्स लिखी जाती है। अब क्योंकि अब वसीयत करता कि डेथ हो चुकी है, ठीक है, अब कुछ भी फेरबदल ना हो जाए, इसीलिए सील खोल के फटाफट वो बुक नंबर 3 में लिख देंगे कि ये लिखा था, और ओरिजिनल जो है उसको वापस से रीडिपोजिट कर दिया जाएगा, ठीक है, मूल वसीयत को फिर से सुरक्षित रख दिया जाएगा। तो विल कब ओपन होती है, विल तभी ओपन होगी जब डेथ हो जाएगी टेस्टेटर की। और कहां पर कॉपी किया जाता है, बुक नंबर 3 में कॉपी किया जाता है। अब सेक्शन 46 है सेविंग ऑफ कोर्ट, सेविंग ऑफ कोर्ट पावर। तो अब कुछ पावर्स जो हैं कोर्ट की उसको सेव किया गया है। क्या कहता है सेक्शन 46, कोर्ट कैन ऑर्डर प्रोडक्शन ऑफ विल, कोर्ट क्या है, वसीयत पेश करने का आदेश दे सकता है। तो क्या
रजिस्ट्रार के पास क्या है, विल है, ठीक है। अब और विल को कर दिया गया डिपॉजिट, तो रजिस्ट्रार तो जब तक डेथ नहीं हो सकती, डेथ नहीं हो जाती है तो वो तो खोलेगा नहीं, वो तो जो है फायर प्रूफ बॉक्स है उसमें पड़ी है विल। लेकिन अगर कोर्ट चाहे तो कोर्ट ऑर्डर दे देगा, रजिस्टरिंग ऑफिसर वो जो जरा बिल है उसको प्रोड्यूस जो विल है उसको प्रोड्यूस करो हमारे सामने, ठीक है। तो कोर्ट जो है वसीयत पेश करने का आदेश दे सकता है। अब रजिस्ट्रार को क्या है, रजिस्ट्रार को कोर्ट के आदेश को मानना पड़ेगा। रजिस्ट्रार मस्ट कॉम्प्लाई विद कोर्ट ऑर्डर, ठीक है। इफ नॉट कॉपीड अर्लियर, विल इज ओपन एंड कॉपीड, और यदि उसने पहले कॉपी नहीं की, ठीक है, जैसे कि डेथ हो जाती है टेस्टेटर की तो विल को कॉपी किया जाता है बुक नंबर 3 में, और विल को वो कॉपी नहीं कर पाया था इतने जो है टेस्टेड जो रजिस्ट्रार, उससे पहले ही कोर्ट ने बोल दिया कि हमारे पास ये विल भेजो, तो ऐसे केस में वो विल को खोल कर क्या है उसको कॉपी करेगा, ठीक है। और नोट एडिड दैट ओरिजिनल सेंड टू कोर्ट, और फिर क्या करेगा जो और ये भी नोट करेगा बुक नंबर 3 में कि जो इसकी ओरिजिनल है वो मैंने कोर्ट को भेज दी है, रिकॉर्ड में नोट दर्ज किया जाता है, ये बात याद रखना है। तो सेक्शन 46 क्या है, कोर्ट कैन कंपेल प्रोडक्शन ऑफ विल इफ विल नॉट कॉपीड अर्लियर, ओपन एंड कॉपीड, ठीक है। फिर है हमारा पार्ट 9, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड नॉन रजिस्ट्रेशन। अब बात है कि अभी हमने सारा रजिस्ट्रेशन तक का प्रोसेस पढ़ा कि लैंड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है तो कैसे उसको रजिस्टर करना है, अदर डॉक्यूमेंट्स है तो कैसे रजिस्टर करना है, विल है तो कैसे रजिस्टर करना है, अथॉरिटी टू अडॉप्ट है तो कैसे रजिस्टर करना है। अब ये सेक्शन ये पार्ट 10 कहता है अब इस रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट क्या रहेगा, और किसी डॉक्यूमेंट को आपने नहीं रजिस्टर किया है तो उसका क्या इफेक्ट रहेगा। तो देखिए सेक्शन 47 ने ये कहा, टाइम फ्रॉम विच रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ऑपरेट्स, ठीक है। तो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ऑपरेट फ्रॉम डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। अब जिस दिन से आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया डॉक्यूमेंट का, अब वो किस दिन से इफेक्ट में आएगा। तो सेक्शन 47 कहता है कि वो जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है वो उस दिन से प्रभावी माना जाएगा जिस दिन से उसका एग्जीक्यूशन हुआ था। जैसे कि एक सेल डीड है, सेल डीड को एग्जीक्यूट किया गया था जनवरी में, ठीक है। अब जनवरी में एग्जीक्यूट करा गया था उस सेल डीड को, 4 महीने के अंदर अंदर आपको उसको रजिस्टर कराना था। तो जनवरी में आपने एग्जीक्यूट किया, मार्च में आपने रजिस्टर करवा लिया उस सेल डीड को, ठीक है, उस डॉक्यूमेंट को। अब वो कह रहा है कि कब से प्रभावी माना जाएगा, जनवरी से ही या मार्च से। तो कहा क्या, रजिस्टर्ड बेशक आपने मार्च में कराया है, लेकिन माना जाएगा कि आपने जिस दिन एग्जीक्यूट कराया था उसी दिन से उसका रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो रजिस्टर्ड दस्तावेज उसी तारीख से प्रभावी माने जाएंगे जिस तारीख को वह बनाया गया था, नॉट फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन की तारीख से नहीं माना जाएगा। अब देखिए मीनिंग रजिस्ट्रेशन ओनली कंफर्म्स डॉक्यूमेंट, देखिए ये बात समझ लीजिए, मतलब रजिस्ट्रेशन जो है केवल पुष्टि करता है, कोई नया अधिकार नहीं देता है। रजिस्ट्रेशन आप करा रहे हैं तो क्या रजिस्ट्रेशन कराने से आपको कोई नया अधिकार मिल रहा है, नहीं। सेल डीड थी तो वो सेल डीड ही है, ठीक है, और और उस सेल डीड में जिसको राइट मिले थे उसी पर्सन को मिलेंगे। रजिस्टर करा के तो सिर्फ आपने क्या किया, उस डॉक्यूमेंट को कंफर्म करा लिया, ठीक है। तो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट कब से इफेक्ट में आता है, डेट ऑफ एग्जीक्यूशन से। सेक्शन 48, प्रायोरिटी ओवर ओरल एग्रीमेंट्स। देखिए किसको प्रायोरिटी मिलेगी, ओवर ओरल एग्रीमेंट्स। तो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं उसको हमेशा प्रायोरिटी पे रखा जाता है ओवर ओरल एग्रीमेंट। रजिस्टर्ड दस्तावेज हमेशा मौखिक समझौते पर प्राथमिकता रखता है। जैसे कि मैंने कहा कि ये लैंड मैं बी को देती हूँ, बस मैंने ओरल एग्रीमेंट कर लिया, लेकिन सेल डीड मैंने सी के साथ कर ली, ठीक है। तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, और साथ के साथ मैंने उसको रजिस्टर भी कराया है, तो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को प्रायोरिटी दी जाएगी। इट अप्लाइज टू मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी बोथ, ये जो प्रिंसिपल है प्रायोरिटी वाला, ये दोनों ही क्या है सेक्शंस पर, दोनों प्रॉपर्टीज पे, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों पर ही अप्लाई होगा, ठीक है। एक्सेप्शन याद रखना, इफ ओरल एग्रीमेंट इज फॉलोड बाय डिलीवरी ऑफ पोजेशन एंड वैलिड ट्रांसफर, तब फिर प्रायोरिटी जो है क्या कहते हैं रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को नहीं दी जाएगी। तो एक एक्सेप्शन है इस प्रिंसिपल का कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट
हैज प्रायोरिटी ओवर ओरल अग्रीमेंट। ये जो प्रिंसिपल है कि जो स्टेटमेंट है इसका एक्सेप्शन क्या है, ये कि अगर आपने ओरल एग्रीमेंट किया फॉलोड बाय, और ओरल एग्रीमेंट तो किया कि ठीक है ये फोन मैं बी को देती हूँ, ये तो मैंने एग्रीमेंट किया, साथ के साथ मैंने उसको वो फोन दे भी दिया और वैलिड ट्रांसफर भी हुआ है, तो फिर जो है रिटर्न जो आपका रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है उसको प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो सेक्शन 48 किस बारे में डील करता है? सेक्शन 48 डील करता है हमारा रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट प्रिवेल करता है ओवर ओरल अग्रीमेंट। ठीक है, ओवर ओरल अग्रीमेंट। फिर है एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या है? डिलीवरी ऑफ पोजेशन विद वैलिड ट्रांसफर। फिर है हमारा सेक्शन 49 जो कि बात करता है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्या होगा इफेक्ट अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया? इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, इफ रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी बट नॉट डन, उस सिचुएशन में क्या होगा? रजिस्ट्रेशन जरूरी था लेकिन नहीं हुआ, तो डॉक्यूमेंट कैन अफेक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो क्या होगा? डॉक्यूमेंट कैन नॉट अफेक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी, संपत्ति पर कोई भी असर नहीं डलेगा। कैन नॉट गिव पावर टू अडॉप्ट, गोद लेने का अधिकार नहीं देगा। कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस, कोर्ट में सबूत के रूप में स्वीकार नहीं होगा। इसका मतलब कोई डॉक्यूमेंट था जिसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी था, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया उस डॉक्यूमेंट का, तो वो जो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड था वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर कराना और आपने नहीं कराया, तो कोई अफेक्ट नहीं होगा उस इमूवेबल प्रॉपर्टी पे। ठीक है, संपत्ति पर कोई असर नहीं डालेगा। और साथ के साथ गोद लेने का अधिकार वाला डॉक्यूमेंट था तो फिर, और आपने रजिस्टर नहीं किया, तो कोई भी पावर अडॉप्शन की नहीं मिलेगी, गोद लेने का अधिकार नहीं देगा, और ना ही उसको कोर्ट में सबूत के रूप में स्वीकार किया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो लेकिन इसका एक्सेप्शन है, कैन बी यूज फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सूट या फिर कोलेट्रल पर्पस, सेकेंडरी पर्पस। इस यहाँ ये एक्सेप्शन है कि तब क्या हो सकता है, रजिस्टर नहीं भी कराया तो भी अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो अनरजिस्टर्ड जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? नॉट एडमिसिबल एज एविडेंस, और एक्सेप्शन अलाउ यूज इन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सूट पे एक्सेप्शन अलाउड है। उसके बाद है हमारा सेक्शन 50 प्रायोरिटी बिटवीन रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। किसको प्रायोरिटी दी जाएगी? अगर एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, एक अनरजिस्टर्ड, तो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को प्रायोरिटी दी जाएगी ओवर अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, मतलब रजिस्टर्ड दस्तावेज को अनरजिस्टर्ड पर प्राथमिकता मिलती है। अप्लाइज टू डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 17 एंड 18। ठीक है, बट ये अप्लाई नहीं होगा टू डिक्री और एग्जाम्प्ट डॉक्यूमेंट। जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं और तो उनके रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होती है, उस केस में फिर ये वाला प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि लॉ ही कह रहा है कि आप उसको क्या कहते हैं रजिस्टर मत कराओ। तो एक पर्सन है उसने करवा लिया रजिस्टर, एक पर्सन नहीं करवाया, तो उसमें किसी पर ये वाला अप्लाई नहीं होगा, प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि लॉ ने खुद कहा था कि इस केसेस में क्या होता है कि रजिस्टर नहीं भी कराओगे तो भी चलेगा, ऑप्शनल होता है बेसिकली। ठीक है, तो सेक्शन 50 किससे डील करता है? अनरजिस्टर्ड। सेक्शन 50 डील करता है अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से। ठीक है, और सेक्शन 50 कहाँ पर अप्लाई होता है? सेक्शन 17 और 18 के डॉक्यूमेंट्स पर। ठीक है, फिर हमारा पार्ट 11, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कवर। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है द वे आई एम टीचिंग एंड इफ यू आर लाइकिंग द पैटर्न, please do like, do comment and do share, and don't forget to subscribe my channel. That's all for today. Bye bye, take care.